हाय एवरीवन, दिस इज़ आरती। वेलकम टू माय चैनल एनवायरनमेंट बाय आरती। सो आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ वो है लास्ट मंथ एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस। ठीक है, उसके बारे में बात करूँगी और उसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ्रेमवर्क जो है वो अडॉप्ट किया गया, वो है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। ठीक है, और उसके साथ साथ जो भी रिलेटेड टॉपिक्स हैं जैसे कार्टेजिना प्रोटोकॉल है, नागोया प्रोटोकॉल है, आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स हैं, उसके बारे में बात करूँगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ 15th एडिशन है, मतलब बायोडाइवर्सिटी जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसकी चेयरमैनशिप किसने की है? चाइना ने, और होस्ट रहा है कनाडा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि ये जो कॉन्फ्रेंस है ये 2 फेजेस में हुआ है। ठीक है, तो होस्ट तो चाइना ही है क्योंकि जो चेयरमैन जो है वो चाइना की ही, चेयरमैनशिप जो है वो चाइना की ही है, लेकिन जो लोकेशन है वो कनाडा में है। ठीक है, इसके बारे में मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ कि इसमें किस तरह से ये जो है लोकेशन है वो चेंज हुई है। ठीक है, अब COP 15 जो है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 15th जो है बायोडाइवर्सिटी की, उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट फ्रेमवर्क जो है अडॉप्ट किया गया है। वो कौन सा है? कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। ठीक है, इसके बारे में आगे डिस्कस करूँगी। अगर हम बात करें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की, जो बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंसेस हैं अभी तक वो 15 हो चुकी हैं, ये 15th एडिशन थी। ठीक है, इसमें 14 ऑर्डिनरी मीटिंग्स हुई हैं और एक जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग यहाँ पे इस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की हुई है। ठीक है, अब बात करते हैं अगर COP 15 की, तो जो 15th मीटिंग थी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की वो कुनमिंग चाइना में और मॉन्ट्रियल कनाडा में हुई है 2 फेजेस में। ठीक है, 2 फेजेस में हुई है। पहला फेज़ जो था वो वर्चुअल था, वो चाइना में हुआ 2021 में, क्योंकि कोविड-19 का जो इशू था वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपने देखा कि कोविड-19 का अभी तक जो है वो प्रॉब्लम वहाँ पे चल रही है। ठीक है, तो इसकी वजह से फर्स्ट फेज़ जो था वो वर्चुअली किया गया और सेकेंड फेज़ में लोकेशन जो है वो शिफ्ट की गई, कहाँ से? चाइना से कनाडा। ठीक है, कनाडा में मॉन्ट्रियल जो सिटी है वहाँ पे इसको किया गया और ये लास्ट ईयर या लास्ट मंथ दिसंबर में 7 to 19 दिसंबर 2022 में ये वहाँ पे ख़त्म हुई। ठीक है, अब अगर लोकेशंस की बात करें, अगर मैप पे हम देखें तो चाइना, जैसे हमें पता है कि हमारा नेबर है, तो चाइना की इस रीजन में कुनमिंग है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट फेज़ जो है वो हुआ था और सेकेंड फेज़, फर्स्ट फेज़ याद रखना वर्चुअल हुआ था। ठीक है, ऑनलाइन मोड में हुआ, और सेकेंड जो फेज़ है वो कनाडा में मॉन्ट्रियल में यहाँ। ठीक है, अब बात करते हैं कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, अब जो बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ है जिसको हम बोलते हैं COP, वो गवर्न करता है किसको? कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, मैंने एक और वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ 27th एडिशन, ठीक है, जो शार्म एल शेख इजिप्ट में हुई थी, वो भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ थी, ये भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ है, लेकिन डिफरेंस यहाँ पे ये है कि ये बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस है और जो पहली थी वो थी क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। ठीक है, उसी तरह एक और कन्वेंशन है जिसका नाम है कन्वेंशन ऑन यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। ठीक है, UNCCD। ठीक है, तो UNCCD के अंडर भी क्या होता है? मीटिंग्स होती हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ जो है वो होती है, लेकिन जो ये वाली कॉन्फ्रेंस है बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस है, ये किसके अंडर है? कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। और जो क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस है वो किसके अंडर आती है? UNFCCC। ठीक है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो ये 3 अलग कन्वेंशंस हैं जिसकी अलग अलग टाइम पे मीटिंग्स होती हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की, तो ये एक इंटरनेशनल लीगल इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि एक रिटन साइंड डॉक्यूमेंट है बाय द पार्टीज़। तो इसमें 196 नेशंस जो हैं उन्होंने साइन किया हुआ है और उसके मेंबर्स हैं। ठीक है, जिनको हम पार्टीज़ कहते हैं। अब इन
इनका जो पर्पस है वो क्या है, हमारी जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, ठीक है, उसको कंजर्व करना। ठीक है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होती है, जो वैरायटी और वेरिएबिलिटी हमें लाइफ फॉर्म्स में मिलती है, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स हैं, तो इसमें प्लांट्स में आपको बहुत सारे स्पीशीज़, अलग अलग स्पीशीज़ दिखेंगे, एनिमल्स में बहुत सारे स्पीशीज़ दिखेंगे, उन स्पीशीज़ में आपको बहुत सारी वेराइटीज़ दिखेंगी, जेनेटिक वेरिएबिलिटी, जेनेटिक वेराइटी आपको दिखेगी। ठीक है, तो उस तरह से जो 3 टाइप्स की बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हमें मिलती है, कौन कौन सी, जेनेटिक डाइवर्सिटी, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी एंड स्पीशीज डाइवर्सिटी। ठीक है, तो इन सब डाइवर्सिटी को कंजर्व करना इसका एक पर्पस है। ठीक है, दूसरा क्या है कि हमें जो भी रिसोर्सेज मिलते हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से, उसको हमें सस्टेनेबली यूज़ करना है। ठीक है, मतलब उस तरह से यूज़ करना है कि वो फ्यूचर तक कंजर्व रहें। ठीक है, क्योंकि जो आने वाली जनरेशन्स हैं उनके लिए भी वो रिसोर्सेज बची रहे। ठीक है, और हम उतना ही यूज़ करें जितना हमें इस टाइम पे रिक्वायर्ड है, उससे ज़्यादा हम उसको एक्सप्लॉइट ना करें। ठीक है, यानी कि ओवर एक्सप्लॉइट ना करें। तीसरा जो है वो क्या है कि हमें जो भी जेनेटिक रिसोर्सेज का यूज़ करके, ठीक है, जेनेटिक रिसोर्सेज यानी कि जैसे प्लांट वेराइटीज़ होती हैं, एनिमल ब्रीड्स होती हैं, जो DNA सीक्वेंसेस होते हैं, जीनोम सीक्वेंसेस होते हैं, एमाइनो एसिड सीक्वेंसेस होते हैं। ठीक है, जिनका यूज़ करके हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, जैसे हम राइस की वेराइटीज़, GMOs हम बनाते हैं। ठीक है, वैक्सीन्स हम बनाते हैं। तो वो जो भी बेनिफिट्स हमें मिलते हैं जेनेटिक रिसोर्सेज से, उसको हम फेयरली और इक्वली शेयर करें सबके साथ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने कोई एक चीज़ बनाई, वो एक ही कंट्री में हम उसको यूटिलाइज़ करें, बाकी जो जहाँ पे वो रिक्वायर्ड है, क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं वो वर्ल्ड में सबके लिए इक्वल हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमें उसको शेयर करना ज़रूरी है, फेयरली और इक्विटेबली। ठीक है, अब बात करते हैं कन्वेंशन की। तो अगर कन्वेंशन को देखा जाए तो कन्वेंशन जो है वो फोर्स में आई थी 29 दिसंबर 1993। ठीक है, 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये तीनों मैंने पहले डिस्कस किए हैं कि कंजर्वेशन करना है किसका, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का, सस्टेनेबल यूज़, और तीसरा फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग। ठीक है, अब बात करते हैं GBF की, यानी कि द ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। ठीक है, उसके 4 ओवररीचिंग ग्लोबल गोल्स हैं, जिससे हम हमारे जो गोल्स हैं वो किस लिए बनाए गए हैं कि हम बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करें, नेचर को प्रोटेक्ट करें। तो 4 जो गोल्स हैं वो सबसे पहला क्या है, जो हमें ह्यूमन इंड्यूस्ड एक्सटिंक्शन है। ठीक है, जो ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से हमारी जो ओवर एक्सप्लॉइटेशन है, हमारी ओवर इंटरफेरेंस है, जिसकी वजह से जो स्पीशीज़ हैं वो एक्सटिंक्शन की कगार पे हैं। ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं, पोचिंग करते हैं बहुत सारी जगहों पे, हैबिटेट डिग्रेडेशन हो रहा है, हैबिटेट लॉस हो रहा है, उसकी वजह से जो स्पीशीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा खतरे में हैं। ठीक है, तो उनका जो एक्सटिंक्शन का रेट है उसको हम डिक्रीज़ करेंगे बाय 10 फोल्ड, मतलब 10 फोल्ड, 10 टाइम्स हम उसको डिक्रीज़ करेंगे उसका रेट। मतलब आज के टाइप में जो जिस तरह से जो बायोडाइवर्सिटी है ओवर एक्सप्लॉइट हो रही है, तो रेट ऑफ एक्सटिंक्शन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो उसको हमें रिड्यूस करना है बाय 2050। ठीक है, कितना, बाय 10 फोल्ड, यानी 10 टाइम्स हमने उसको रिड्यूस करना है उस रेट को। दूसरा बात यहाँ पे की गई है कि सस्टेनेबल यूज़ और मैनेजमेंट बायोडाइवर्सिटी की। ठीक है, सस्टेनेबल यूज़ के बारे में मैंने पहले भी बताया कि हमें उस तरह से रिसोर्सेज को यूज़ करना है कि वो आने वाली जनरेशन्स के लिए भी कंजर्व रहे। ठीक है, हमें उतना ही यूज़ करना चाहिए जितना हमें रिक्वायर्ड है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन नहीं करना चाहिए, और प्रॉपरली जो मैनेजमेंट है बायोडाइवर्सिटी की या जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी रिसोर्सेज जो है उसको हमें वैल्यू करना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए और इन्हांस करना चाहिए। मतलब हमें बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि उनको ओवर एक्सप्लॉइट करके कम करना चाहिए। ठीक है, तीसरा जो गोल है वो क्या है कि जो बेनिफिट्स हैं उनकी फेयर शेयरिंग होनी चाहिए, इक्विटेबल शेयरिंग होनी चाहिए जेनेटिक रिसोर्सेज की।
ठीक है, जो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया। और लास्ट जो पॉइंट है वो सबसे ज़रूरी है कि अगर हमें इन 3 गोल्स को क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है हर एक जगह, चाहे वो स्मॉल कंट्रीज़ हैं, चाहे वो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, ठीक है, तो उनको ये गोल जो है ये अडॉप्ट करने के लिए, ये इम्प्लीमेंट करने के लिए एडुकेट क्या चाहिए, फंड्स चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, ठीक है, टेक्नोलॉजी भी चाहिए कि ये जो गोल्स हैं वो अचीव कर पाएँ, ठीक है। अब बात करें अगर की टारगेट्स की, तो 23 टारगेट्स जो हैं यहाँ पे रखे गए हैं, ठीक है। उसमें से मेन जो 4 गोल्स हैं इस पे ही ये सारे रिलाई करते हैं, याद करते हैं। जो 4 गोल्स हैं उनके आगे पीछे ही जो 23 टारगेट्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पे बात की गई है कि जो लैंड यूज़ और सी यूज़ चेंज है, ठीक है, लैंड और सी को यूज़ करने से जो चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, उसको हमें इफ़ेक्टिवली मैनेज करना है, ठीक है। और हमें क्या करना है कि जो हाईली इम्पॉर्टेंट बायोडाइवर्स एरिया है उनका लॉस हमें डिक्रीज़ करना है, मतलब नियरली हमें उसको ज़ीरो के पास लाना है कि जो लॉस है हमारा लैंड यूज़ और सी यूज़ की वजह से वो बिल्कुल ज़ीरो के आसपास हो, मतलब बिल्कुल भी वेस्टेज ना हो, बिल्कुल ही कोई बायोडाइवर्सिटी पे इम्पैक्ट ना हो, कोई एक्सटेंशन ना हो। तो उसको हमें रिड्यूस करना है बाय ज़ीरो, कब तक, 2030 तक, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे की गई कि हमें जो 30% डिग्रेडेड इकोसिस्टम है, मतलब जो इकोसिस्टम्स ख़त्म हो चुके हैं, डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, उनको हमें रीस्टोर करना है, ठीक है, बाय 2030। और फिर बात की गई है कि हमें अपना जो लैंड है और ओशंस हैं उसको 30% जो है, मतलब लैंड का 30% हिस्सा और ओशंस का 30% हिस्सा, उसको हमें इफ़ेक्टिवली कंजर्व और मैनेज करना है, ठीक है, बाय 2030, ठीक है। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा स्टेप जो है वो लिया गया है, लेकिन जो क्रिटिसाइज़ करते हैं वो ये कहते हैं कि 30% जो वैल्यू है ये बहुत कम है, ठीक है, क्योंकि आज के टाइम पे आप देखते हैं कि जो डिग्रेडेशन है या जो डिट्यूरेशन है लैंड्स की, ओशंस की, वो बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे होती है। तो हम उसका बिल्कुल छोटा सा हिस्सा क्या कर रहे हैं, इफ़ेक्टिवली अगर रीस्टोर कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, तो वो बहुत कम है। लेकिन जो इसके सपोर्ट में ये बोलते हैं अगर इतना एरिया भी हम अगर कंजर्व कर लेते हैं, अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, तो हम आगे जो टारगेट्स हैं और भी रख सकते हैं, ठीक है। तो फिर इसके बाद बात की गई सस्टेनेबल यूज़ की, ठीक है, और एक्सटिंक्शंस को लेके बात की गई, जैसे मैंने कहा कि ह्यूमन इंटरफेरेंस बिल्कुल कम होनी चाहिए। और इसमें बात की गई कि जो इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़ हैं, ठीक है, इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़ क्या होते हैं, जो फॉरेन स्पीशीज़ आप कह सकते हैं, कुछ एनिमल्स या प्लांट्स जो हैं वो आपके नेटिव स्पीशीज़ को, यानी कि जो लोकल पॉपुलेशन होती है प्लांट्स की या एनिमल्स की, उसको इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है। कहीं से कोई एक बाहर से एक स्पीशीज़ आ जाता है प्लांट का या एनिमल का, वो आके क्या करता है लोकल पॉपुलेशन पे डोमिनेट हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो लोकल पॉपुलेशन होती है वो धीरे धीरे डिक्लाइन करने लग जाती है, ठीक है। तो वैसे ही एग्जाम्पल एक है पार्थेनियम और कांग्रेस ग्रास, जो है इंडिया में बहुत ज़्यादा फैल गए थे, आपने देखा होगा एक टाइम पे, जिसकी वजह से जो लोकल पॉपुलेशन है यहाँ पे प्लांट स्पीशीज़ की, उनको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है। तो बात की गई कि हमें जो इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़ हैं इनकी इस्टेब्लिशमेंट की रेट को हमें कम करना है बाय 50% बाय 2030, ठीक है। फिर बात की गई हमें पोल्यूशन रिस्क को कम करना है, हमें पेस्टिसाइड्स का यूज़ कम करना है, इसको बिल्कुल रिड्यूस करना है बाय हाफ, ठीक है। फिर क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स को हमें मिनिमाइज़ करना है, सस्टेनेबल यूज़ का हमें जो है वो कोशिश करनी है, मैनेजमेंट का कोशिश करना है कि जो मैनेजमेंट है वाइल्ड स्पीशीज़ की वो अच्छे से हो, और जो इंडिजीनियस लोग हैं, ठीक है,
उनको भी प्रोटेक्ट करने का यहाँ पे जो टारगेट है वो रखा गया है, ठीक है। फिर उसके बाद जो सस्टेनेबल मैनेजमेंट और किसकी कही गई है, एग्रीकल्चर, एक्वाकल्चर, फिशरीज और फॉरेस्ट्री की, ठीक है। इकोसिस्टम्स को रिस्टोर करने की बात की गई है और ग्रीन एरिया, ब्लू स्पेसेस को बढ़ाने की बात की गई है अर्बन एरियाज़ में स्पेशली, ठीक है। यानी कि एफॉरेस्टेशन और वाटर रिसोर्सेज जो हैं उनको कंजर्व किया जाए, उनको इफ़ेक्टिवली मैनेज किया जाए, उसके बारे में ये बात की गई है, ठीक है। फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग की बात हुई है। बायोडाइवर्सिटी को पॉलिसीज़ और डेवलपमेंट में इंटीग्रेट करने की बात की गई है, यानी कि जो भी पॉलिसीज़ कर रहे हैं हम, जो भी डेवलपमेंट करें, हम बायोडाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए करें, ठीक है। और जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं उनसे ये अपील की गई है कि जो आप काम करते हैं उसका जो इम्पैक्ट होता है बायोडाइवर्सिटी पे उसको मॉनिटर किया जाए, असेस किया जाए और डिस्क्लोज़ किया जाए, ठीक है। उसके बाद सस्टेनेबल कंजम्पशन की बात यहाँ पे की गई। जो फूड वेस्ट है उसको हमें रिड्यूस करना है बाय हाफ बाय 2030, ठीक है। बायो सेफ्टी मेजर्स पे बात की गई है, ठीक है, कि हमें उसको स्ट्रेंथन करना है। उसके बाद जो हार्मफुल सब्सिडीज़ हैं उनको भी कम करने की बात की गई है। उसके बाद बात की गई है यहाँ पे कि जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है डेवलपिंग कंट्रीज़ को वो प्रोवाइड की जानी चाहिए बाय डेवलप्ड कंट्रीज़, ठीक है। उसके बाद टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग का यहाँ पे कॉन्सेप्ट रखा गया, ये टारगेट रखा गया। फिर पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट और जो इंटीग्रेशन है ट्रेडिशनल नॉलेज और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की, यहाँ पे उसकी भी बात की गई कि जो लोकल कम्युनिटीज़ की नॉलेज है कंजर्वेशन को लेकर, फॉरेस्ट कंजर्वेशन को लेकर या वाइल्ड स्पीशीज़ कंजर्वेशन को लेकर, उसको भी यहाँ पे यूज़ किया जाए, उनको भी कंसल्ट किया जाए, ठीक है। उसके बाद बात की गई है कि ये टारगेट्स हैं इनको अचीव करने के लिए वहाँ के जो कम्युनिटीज़ हैं, इंडिजिनस लोकल कम्युनिटीज़ हैं, उनकी इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो, इक्वल पार्टिसिपेशन हो, क्योंकि वो लोग वहाँ के ड्वेलर्स हैं, ठीक है। वो उस एरिया को अच्छे से जानते हैं कि इस एरिया को किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि वो सालों से उस एरिया को पहले से ही प्रोटेक्ट करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बात की गई कि जो जेंडर इक्वालिटी है उसको भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाए, यानी कि वुमेन का जो रोल है उसको भी ध्यान में रखा जाए। जैसे रिसर्चर्स है, वुमेन साइंटिस्ट हैं, ठीक है, और या कुछ इंडिजीनियस विमेन हैं जो बहुत ज़्यादा अपना रोल कंट्रीब्यूट करती हैं किसमें, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में, ठीक है। उनको भी यहाँ पे उतना ही मौका दिया जाए, उतना ही चांस दिया जाए, ठीक है, ताकि जो फ्रेमवर्क है उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हो सके, ठीक है। अब बात करते हैं कार्टेजिना प्रोटोकॉल, ठीक है। कार्टेजिना प्रोटोकॉल जो है वो एक जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ है उसमें ही अडॉप्ट किया था, बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस में। तो ये बात करता है कि जो भी लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं, LMOs हैं, जो हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके बनाते हैं, ठीक है, उनका जो है उस सेफ़ जो है मूवमेंट जो है वो होना चाहिए, ठीक है। और इसका एम क्या होता है कि हम ये इंश्योर करें कि जो भी LMOs हैं, यानी कि जो भी लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं जो हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बनाते हैं, जैसे हम वैक्सीन्स बनाते हैं, ठीक है, तो उनकी सेफ़ हैंडलिंग हो, ट्रांसपोर्ट भी उसका सेफली हो, क्योंकि अगर इसमें थोड़ा सा भी चूक हो जाती है तो वो हमारी हेल्थ पर, ह्यूमन हेल्थ पर बहुत ज़्यादा रिस्क जो है वो पोज करती है, ठीक है। मान लो कि अगर कोई वैक्सीन बनाई जाती है, ठीक है, लाइव मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की वजह से, वायरसेस की वजह से, अगर वो सेफली हैंडल ना किया जाए तो आउटब्रेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हालांकि ये प्रूवन नहीं है, लेकिन जैसे कि आपने बहुत सारी न्यूज़ में चाइना में जब कोविड-19 आया है उसके बारे में सुना है, ठीक है, तो वहाँ पे बात की जाती है कि सेफ़ हैंडलिंग ना होने की वजह से जो वायरस है वो फैल गया, ठीक है। हालांकि इसके बारे में एविडेंसेस इतने नहीं है, लेकिन एक एग्जांपल आप उस तरह से सोच सकते हैं, ठीक। तो ये अडॉप्ट हुआ था 29 जनवरी 2000 में, ठीक है, और ये फोर्स में आया है 11 सितंबर 2003।
अब बात करते हैं नागोया प्रोटोकॉल, ठीक है। उससे पहले जो कार्टेजना प्रोटोकॉल है, इसका नाम कार्टेजना प्रोटोकॉल क्यों रखा गया, क्योंकि कार्टेजना एक कोलंबिया कंट्री है, उसमें एक सिटी है, ठीक है। उस जगह पे ये मीटिंग रखी गई थी, वहाँ पे ये अडॉप्ट हुआ है, इसलिए इसका नाम कार्टेजना रखा गया। अब नागोया जो है, नागोया जापान में एक सिटी है, ठीक है। उस जगह पे ये कॉन्फ्रेंस हुआ था, उस जगह पे ये अडॉप्ट किया गया था, इसलिए इसका नाम नागोया प्रोटोकॉल रखा गया। अब जो नागोया प्रोटोकॉल है, ये बात करता है फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स। जो भी हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को यूटिलाइज करके जो भी चीज़ें बनाते हैं, नई चीज़ें बनाते हैं, उनका फेयर और इक्वल शेयर हो बाकी लोगों में भी, ठीक है। अब ये जो है, ये एंटर हुआ था फोर्स में 12 अक्टूबर 2014, ठीक है। अब बात करते हैं आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स। जो आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स हैं, ये अडॉप्ट किए गए थे COP12, ठीक है, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी 2014 में, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे एक प्लान जो है वो डिस्कस किया था, स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर बायोडाइवर्सिटी 2011 से लेकर 2020 तक। जो हम प्लान जो हैं ये अडॉप्ट करने वाले थे कि किस तरह से हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करेंगे। तो वहीं पे आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स जो हैं वो फ्रेम हुए थे। तो उसमें 5 गोल्स हैं मेनली, गोल ए, गोल बी, गोल सी, गोल डी एंड गोल ई। तो इसमें जो गोल है ए वाला, इसमें जो ये बात करता है कि हमें बायोडाइवर्सिटी लॉस के रिलेटेड जो भी कॉजेज़ हैं, ठीक है, जिन वजहों से बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, उसको हमें मेन स्ट्रीम में लाना है, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट को उसके बारे में अवेयर करना है, सोसाइटी को अवेयर करना है कि इन कारणों की वजह से जो बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है और हमें इसको चेक करने की ज़रूरत है, हमें इसको कम करने की ज़रूरत है, ठीक है। गोल भी बात करता है कि हम जो बायोडाइवर्सिटी है उस पर जो डायरेक्ट प्रेशर्स हैं, यानी कि जो भी हम यूज़र्स करते हैं, एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, उसकी वजह से जो उस पर थ्रेट्स हैं, प्रेशर्स हैं, उनको रिड्यूस करें और सस्टेनेबल यूज़ को प्रमोट करें, ठीक है। तीसरा गोल बात करता है कि जो भी बायोडाइवर्सिटी है उसका हम स्टेटस जो है वो इम्प्रूव करें बाय प्रोटेक्टिंग द इकोसिस्टम, स्पीशीज़ और जेनेटिक डाइवर्सिटी। मतलब तीनों लेवल पे जो बायोडाइवर्सिटी है उसको हम प्रोटेक्ट करें। चौथा जो गोल है वो क्या करता है, वो कहता है कि हमें जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं बायोडाइवर्सिटी से या इकोसिस्टम सर्विसेज से, उनको हमें इन्हांस करना, उनको बढ़ाना है, ठीक है, ना कि हमें उसको ओवर एक्सप्लॉइट करके कम करना है, ठीक है। और फिफ्थ जो लास्ट गोल रखा गया, इसमें बात की गई है कि इम्प्लीमेंटेशन, जो भी हम टारगेट्स रखते हैं, इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें क्या करना है, पार्टिसिपेटरी प्लानिंग जो है वो करनी है। मतलब बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, गवर्नमेंट्स, लोकल पीपल, ठीक है, इंडिजिनियस पीपल इसमें पार्टिसिपेट करें। और नॉलेज मैनेजमेंट की यहाँ पे बात की गई और कैपेसिटी बिल्डिंग की, ठीक है, यानी कि जो स्किल्स हैं लोगों के वो बढ़ाए जाएं, जिसकी वजह से इसमें इम्प्लीमेंटेशन जो है वो आसानी से हो सके, ठीक है। तो ये था जो COP15 के बारे में, उसके साथ रिलेटेड जो भी टॉपिक्स थे उसको मैंने ब्रीफ में आपको बताया है, ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। तो आज के लिए बस इतना ही।